क्या करते हैं, हीट को गेन करते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई केमिकल इक्वेशन अगर आपके पास होता है कि अगर वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है, हीट रिलीजिंग होगा तो वो आपका एक्सोथर्मिक होगा, हीट गेन करेगा तो वो आपका एंडोथर्मिक होगा। अगर इस टाइप का कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसे केमिकल रिएक्शन में एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है या नेसेसरी या उसकी जरूरत होती है। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस पे हमको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टाइप के कोई केमिकल रिएक्शंस हैं तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किस वजह से? एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। एनर्जी बैरियर किसको बोला जाता है? जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने का काम करता है उसको हम एनर्जी बैरियर के फॉर्म पे शो करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज देखो आपके बुक में ये एनर्जी बैरियर शो किया गया है। इस डायरेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये किसको बता रहा है? एनर्जी को। और इसको क्या बता रहा है? रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट को बता रहा है। अब देखो यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट के पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनिशियली प्रेजेंट होती है। जो भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें कुछ अमाउंट ऑफ, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट दो टाइप का एनर्जी आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में भी होगा तो उसमें भी एक टाइप का एनर्जी होगा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे शो करेंगे। तो इस हिसाब से ऐसा बोला गया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे वो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, अगर वो एक्टिव होंगे तभी तो कोलिजन करेंगे ना। तो एक्टिव होने के लिए हम क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको गिव करते हैं। ठीक है, और उस टाइम पर उसके पास, उस मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी प्रेजेंट है और कुछ एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको एनर्जी दोगे, इसके पास कुछ एनर्जी प्रेजेंट थी और कुछ एनर्जी मैंने इसको दे दी। ठीक है, तो उस टाइम पर जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये पार्टिकल गेन करेगा दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने आपको ये बताया था, उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब जैसे ही इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलता है उस एनर्जी को लेते ही ये जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल है ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये एक्टिव हो गए ये पार्टिकल्स आपस में क्या करने लगते हैं, कोलिजन करने लगते हैं। और इस कोलिजन के थ्रू इधर क्या होता जाता है, एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। और इस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, आफ्टर द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी हमको क्या हो रही है, मिल रही है, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म पे क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी था, लगभग इतना एनर्जी था। जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोलिजन होता है तो कोलिजन होने पर एनर्जी का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, एनर्जी का अमाउंट बढ़ने के बाद जैसे जैसे एनर्जी का अमाउंट बढ़ता जाता है, जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नया बॉन्ड बनेगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना तो उस टाइम पर जो रिएक्टेंट है एक कॉम्प्लेक्स बनाता है दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये बॉन्ड डिसोसिएट होने के टाइम पे, और जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए आपको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आप जब एनर्जी को एब्सॉर्ब करोगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया, एब्सॉर्ब किया और एनर्जी को यूज करते हुए बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये पार्टिकल अलग हो गया, ये पार्टिकल अलग हो गया। अब जब ये पार्टिकल अलग हो गए तो सपोज करो अगर आपके पास रिएक्टेंट है, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट NaCl
प्लस मान लीजिए H2O है, सपोज मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें आपका Na प्लस हो जाएगा, ये Cl माइनस हो जाएगा, ये आपका H प्लस होगा और ये OH माइनस हो जाएगा। तो इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा और इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। तो देखो, दो पार्टिकल पहले सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद ये पार्टिकल आपस में क्या होंगे, अपोजिट चार्जेस के कंबाइन होंगे। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या किया जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो देखो इस ग्राफ में यही बात बताया गया है कि जैसे ही हम क्या करते जाते हैं, हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते जाते हैं, तो एनर्जी का जो अमाउंट है बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे भी डिक्रीजिंग लेवल बताया गया है, यहाँ हमको पे भी निकालना क्या है? बताया गया है। हेलो क्या हुआ? मैम, हमें निकालना क्या है? आप निकाल नहीं रहे हो, आप पता कर रहे हो कि कहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है और कहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। ओके। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट आपके गए यहाँ तक, मतलब यहाँ तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करते गए हैं, आपस में कोलिजन करते गए। जैसे जैसे कोलिजन करते गए एनर्जी का अमाउंट बढ़ता गया, एनर्जी का अमाउंट बढ़ने के बाद इन्होंने क्या बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में अब बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो क्या बनाते जा रहे हैं, प्रोडक्ट को बनाते जा रहे हैं। तो जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होती जाएगी, वो एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि यहाँ पे एनर्जी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे जो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होती जा रही है। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इनिशियली जो एनर्जी का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलोगे, जिसको हम ई के फॉर्म पे शो करते हैं। ठीक है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम पर जो एनर्जी है वो क्या होती जाती है, रिलीज होती जाती है। ठीक है, जिस वजह से जो हमारा ग्राफ है पहले ऊपर उठता है और फिर क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, मैम तो अब कोलिजन मतलब? इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका ये एक कैटलिस्ट का रिएक्शन बता रहा है और ये एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन को बता रहा है। तो दो ग्राफ यहाँ पे बताए गए हैं, एक आपका कंप्लीट लाइन पे है और एक आपका क्या है, डॉटेड लाइन पे है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है ये आपको ये बता रहा है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में क्या प्रेजेंट हो, कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंट होने पर उस केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट काफी क्या लगता है, लो लगता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट ना हो तो उस टाइम पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका अमाउंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इस वजह से एक बार एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट आपके पास इतना आया है और दूसरी बार एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट आपके पास इतना आया है। समझ गए? तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है, और अगर वो बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमको क्या होती है, ज्यादा लगती है। ठीक है, और बात इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको डिफरेंस बताया गया। अब वो डिफरेंस देख लेते हैं। हमको ये पता चल गया कि कब एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट ज्यादा रहता है और कब एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम रहता है। ठीक है, और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये भी हमने देख लिया। ठीक, और रिएक्टेंट में जो एनर्जी है कब इंक्रीज हो रही है और कब डिक्रीज हो रही है वो भी हमने देख लिया। बॉन्ड ब्रेकिंग करना हो तो एनर्जी वो गेन करता है जिस बेस पे, या कोलिजन के बेसिस पे उसका एनर्जी का अमाउंट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होते जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ता है किसका, प्रोडक्ट का, तो एनर्जी क्या होती जाती है, रिलीज होती जाती है। ठीक है, तो डिफरेंस ये बताया गया है। देखिए यहाँ पर आपका जो
दोनों ही रिएक्शन में आपका एक एक्सोथर्मिक है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, और एक आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी आप क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। इन दोनों में ही देखिए जो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट है इक्वल है, इसमें आप देखोगे। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाता है, अब देखो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कैसे आप मेजर करोगे। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है, बिकॉज ये जो रिएक्शन हो रहा है एंडोथर्मिक है। मतलब इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर आफ्टर केमिकल रिएक्शन एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, जिसकी वजह से जो टोटल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है या कम हो जाती है। यही फर्क होता है किसमें, हमारे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा उसको वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो एनर्जी को गेन करेगा, उसको रिलीज नहीं करेगा। और गेन करेगा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उसी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन जो कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की उसकी नेसेसरी होती है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके कोलिजन पे डिपेंड करती है। और बाद में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करती है, लेकिन वो कैटलिस्ट पर किस पे डिपेंड करती है, अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो उस पे डिपेंड करती है, एंडोथर्मिक पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एंडोथर्मिक पे आपको एक सिंगल एक्टिवेशन एनर्जी मिल रहा है, जबकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपको टू टाइप ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन द ग्राफ शो हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती जाएगी, जिसकी वजह से जैसे ही कैटलिस्ट उसको मिलता है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और काफी इजीली वो क्या फॉर्म कर लेता है, प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेता है। उस बात को यहाँ पे क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। आगे इस एक्टिवेशन एनर्जी पे जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देख लेते हैं कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में मुझे एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू पता करना है, तो उसके वैल्यू को पता करने के लिए वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, उस स्टेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, जैसे सपोज मान लीजिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है जो कि एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, तो उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक तीसरा स्टेट वो फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो तभी बना पाएगा जब वो एनर्जी बैरियर को, ये जो बैरियर होता है ये हाफ बैरियर है, इसके बाद इधर जब आओगे यहाँ से एनर्जी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ से एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर बॉन्ड क्या होता है, ब्रेकिंग होता है, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी गेन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इन्हीं दोनों प्रोसेस के बीच में ये जो बैरियर है इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उसको क्रॉस करना पड़ता है, और जैसे ही उसने क्रॉस कर लिया तो यहाँ पर जिस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड
कॉम्प्लेक्स हम उसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो पूरे तरीके से क्या हो चुका होता है, एक्टिव हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से बोला जाता है। कभी कभी हम इसको इंटरमीडिएट स्टेट के फॉर्म पे भी क्या करते हैं, शो करते हैं। अब देखिए इसमें ऐसा ग्राफ एक चीज शो की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जब आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंडीशन पर पहुंचते हो तो वहां पर हमारे ग्राफ के बीच में सबसे हायर एनर्जी इसी पॉइंट पर, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का जो पिक पॉइंट होता है वहां पर सबसे हाईएस्ट एनर्जी प्रेजेंट होती है। इस टाइम पर जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, ठीक है। और स्टेबल नहीं होने की वजह से वो रैपिडली किसमें चेंज होते रहते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं। क्योंकि अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता तो आगे प्रोडक्ट बनता क्या, नहीं बनता, क्योंकि प्रोडक्ट तो यहीं पे फॉर्म हो चुका है, तो आगे प्रोडक्ट फॉर्म होने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए बोला गया है कि इन जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी का अमाउंट काफी हाई होता है तो उस टाइम पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, और वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, और स्टेबल नहीं होने की वजह से उनका जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता, बॉन्ड ब्रेकिंग का उनमें प्रोसेस होने लगता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद फिर से वो नया बॉन्ड बनाने लगते हैं, और उस नए बॉन्ड के थ्रू हमको क्या मिलता जाता है, प्रोडक्ट मिलता जाता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर आप अपने सिस्टम को क्या प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो जो हायर एनर्जी पर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में उनका कोलिजन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। कोलिजन बढ़ेगा तो रिएक्शन का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन का जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को प्रोवाइड की है उसके, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम देते जाते हैं उतना ज्यादा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आप अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हो तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने उस एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब कोलिजन बढ़ा, और कोलिजन बढ़ा मतलब उनके एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और साथ में अगर और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो टेम्परेचर गेन करते जा रहा है, और मैंने बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल टेम्परेचर को क्या करेगा, गेन करेगा अपने आप को एक्टिव करने के लिए, तो वो उस मॉलिक्यूल के लिए कौन सा एनर्जी होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, मैंने ये बताया, ठीक है। तो अपने आप को एक्टिव करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई मॉलिक्यूल गेन करता है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ाते जा रही हूँ तो इसके गेन करने का एबिलिटी भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इसके गेन करने का एबिलिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी का अमाउंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ रहा है तो इसका एक्टिवनेस भी बढ़ेगा, और एक्टिवनेस बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का जो टोटल एक्टिवेशन एनर्जी है उसका अमाउंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखिए इसको कैसे बताया गया है, इन दिस ग्राफ ये शो किया गया है कि हमारे पास दो टेम्परेचर के पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। एक टेम्परेचर आपका क्या है, यहाँ पे दोनों जगह T2 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में आपका T1 टेम्परेचर है एक जगह पे, और दूसरी जगह पे आपका T2 टेम्परेचर है, ठीक है। जो T2 टेम्परेचर है वो आपका क्या है, हायर टेम्परेचर है, और जो T1 टेम्परेचर है वो आपका लोअर टेम्परेचर है। यहाँ पे शो भी गलत किया गया है, T1 आपका लेस देन होगा किससे, T2 से। तो देखो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे पार्टिकल होंगे T1 टेम्परेचर पर, मतलब जब टेम्परेचर कम था तब, और जब आपने T2 टेम्परेचर दिया मतलब जब टेम्परेचर हमारा ज्यादा था। तो देखो जब टेम्परेचर कम था तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल है वो एक्टिव है, हमको ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो एक्टिव पार्टिकल है वहां पर इसको इस शैडो से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इस शैडो में क्या है, एक्टिवेटेड है। हाँ ठीक है, हाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे।
तो इस शैडो वाले कंडीशन पे आपके क्या आ जाएंगे, जितने भी आपके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे ये बात पता चलती है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उसके मॉलिक्यूल का जो गेन करने का अमाउंट है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसके एनर्जी का गेन करने का अमाउंट बढ़ता जाता है, उस मॉलिक्यूल का थ्रेशोल्ड एनर्जी का अमाउंट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी का अमाउंट बढ़ता जाएगा उनका कोलिजन का पावर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और कोलिजन का पावर बढ़ने से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसी को यहाँ पे एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है कि जब हमारा T1 टेम्परेचर था तब मॉलिक्यूल्स का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे काफी ज्यादा प्रेजेंट थे हमारे पास, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं थे। एक्टिवेटेड क्यों नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पर उनको जो टेम्परेचर मिला था वो कम था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का जो क्वांटिटी है वो और बढ़ जाता है। और बढ़ने का मेन रीजन क्या है, और बढ़ने का मेन रीजन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को गेन करके काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनके एक्टिवनेस से कोलिजन बढ़ता है, और हो सकता है कि उस कोलिजन के थ्रू अदर पार्टिकल्स जो हैं और बनते जाए। कोलिजन से वो डिसोसिएट भी हो सकते हैं, और उस डिसोसिएशन से पार्टिकल का अमाउंट बढ़ेगा ना। जैसे सपोज मान लो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि NaCl लेके मैंने H2O से रिएक्शन कराया, तो अभी मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, एक NaCl का और एक H2O का, एट अ इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, H प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। तो ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया। कितने पार्टिकल हो गए, चार पार्टिकल हो गए। लेकिन ये बढ़े कब, जब मैंने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया। सेम एज इनिशियली जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तब मॉलिक्यूल का क्वांटिटी अलग होता है, और जब उसको टेम्परेचर देते हैं मतलब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब मॉलिक्यूल का क्वांटिटी क्या होता है, अलग होता है। और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कोलिजन बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते जाते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और साथ में थ्रेशोल्ड एनर्जी का अमाउंट बढ़ रहा है, तो सोचो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो एवरेज मॉलिक्यूल की एनर्जी का जो कलेक्शन है उसी को आप एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट भी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उस चीज को बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसको डिटरमाइन करने के लिए आर्हीनियस नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने क्या इक्वेशन दिया था, आर्हीनियस इक्वेशन दिया था। इस आर्हीनियस इक्वेशन में इन्होंने ये बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e⁻⁻ के, ठीक है। इसको कल की क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो a होता है उसके बारे में बताते हुए। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट फैक्टर लगाते हैं, जो कि हमारा ये कहाँ पे है, a है। यहाँ पे ये a आपको दिख रहा होगा, कैपिटल A। इस कैपिटल A को क्या बोला जाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल के क्या है, पहले लग रहा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है। और कभी कभी हम इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर के फॉर्म पे भी क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट इस इक्वेशन से पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे इस इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं। तो बोथ साइड पे आप क्या लोगे, लॉग लोगे। तो लॉग लेने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, k बचेगा, a e⁻⁻ जहाँ पर e आपको क्या बता रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी, r आपका गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर को बता रहा है, e आपका एक्सपोनेंशियल है और a आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, और k किसको बता रहा है, रेट कांस्टेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेते हैं रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो ln k इज इक्वल ln a प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो e दिया हुआ है ln e⁻⁻ EA/RT,
थ्रू अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। फिर ln k इज इक्वल ln a माइनस, इसको हम किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन ई, बेस ई जिसको बोला जाता है। इस एल एन ई की वैल्यू को क्या कितना लिया जाता है, ऑलवेज इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक यूनिट या 1 होती है, और 1 होने की वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो बचा रेशियो है वो क्या है, एल एन के इज इक्वल एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस एल एन को हमको किस में कन्वर्ट करना है, एक सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2.303 लॉग आपका ln किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग के, इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग ए माइनस हमारा आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए इसमें 2.303 को क्या ले लिया गया, कॉमन ले लिया गया, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे, लॉग के इज इक्वल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन ये 2.303 कॉमन लेके उसको मल्टीप्लाई किया गया है किससे, आर टी से। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है हमने इसलिए लाया बिकॉज हमको क्या पता करना था, रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है उसका हमको एक ग्राफ प्लॉट करना था। इस वजह से हमने इस इक्वेशन के हेल्प से एक न्यू इक्वेशन लाए, जिसमें हमको क्या मिला, यहाँ पर जो एल एन के है ये किसको बता रहा है, वाई एक्सिस को बता रहा है, लॉग ए किसको बता रहा है, ये हमारे इंटरसेप्ट को बता रहा है, और जो आपका 1/t है ये एक्स एक्सिस को बता रहा है। मतलब रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, और वो ग्राफ उसका हमको स्लोप क्या मिलेगा, माइनस के फॉर्म पे मिलेगा। मतलब दो एक्सिस होंगे और उन दोनों एक्सिस के बीच में जो स्लोप हमको मिलेगा वो कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है मतलब इस फॉर्म पे आएगा, पॉजिटिव स्लोप होता तो इस फॉर्म पे जाता। ठीक है, तो हमारा स्लोप हमको क्या मिला, माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी, ये स्लोप हमको मिला। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। उसको इस ग्राफ में क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये आर्हीनियस इक्वेशन था। अलग अलग टेम्परेचर पर आर्हीनियस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ मिलता है वो अलग अलग होता है। उसके लिए यहाँ पर एक अनदर मेथड यूज किया गया है, ये एक ग्राफिकल मेथड है। उस ग्राफिकल मेथड के थ्रू ये ग्राफ हमको गिव किया गया है। ठीक है, इस अनदर मेथड के बारे में आप खुद पढ़ लीजिएगा, और कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो आज आपका मैम चैप्टर 4 है। हाँ बताइए। मैम 2.303 कहाँ से आया? वही बताइए, एलन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसको मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था। आई थिंक रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया था। ये लॉग की वैल्यू होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है। को अगर आप लॉग में कन्वर्ट करते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, ये बात आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक में भी। ठीक, तो ये आपका चैप्टर 4 जो है आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप डिस्कस करेंगे किसके बारे में, चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर 5 जब हम पढ़ेंगे तो आप सभी से मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछूंगी, तो उस क्वेश्चन के बारे में आप सभी पढ़ के आइएगा, सभी से कह रही हूँ। यस मैम। ठीक है, प्रैक्टिकल में हम डबल टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उस डबल टाइट्रेशन में टाइट्रेंट क्या होता है, टाइटर क्या होता है, और टाइट्रेशन क्या होता है, ये पढ़ के आएंगे आप सभी। और साथ में इंडिकेटर, और किस टाइप के केमिकल रिएक्शन के लिए आप कैसा इंडिकेटर यूज करेंगे वो भी आप देख के आएंगे। मैडम ये समझा देना, तो ये वाला बस, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। चलिए, ये आपका आर्हीनियस इक्वेशन है, जिसके बारे में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम क्या था, आर्हीनियस था। उन्होंने ये इक्वेशन दिया था। ये इक्वेशन इन्होंने इस वजह से दिया क्योंकि उनको एक्टिवेशन एनर्जी का जो अमाउंट है वो प्रूव करना था। तो इन्होंने ये देखा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट आ रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो उसी को लेते हुए साथ में कुछ फैक्टर्स थे जो क्या कर रहे थे, इस एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उन सब को लेते हुए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, और इस फॉर्मूले के बारे में इन्होंने लगभग ये बताया था कि जब हमको
किसके बीच में रिलेशन पता करना हो, एक क्वांटिटेटिव रिलेशन पता करना हो, कौन सा रिलेशन? क्वांटिटेटिव, नॉट अ क्वालिटेटिव। अगर क्वांटिटेटिव रिलेशन पता करना हो तो हमको रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी, इन तीनों को रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला इन्होंने गिव किया और इसी को हम आर्हीनियस इक्वेशन के फॉर्म पे जानते हैं। ठीक है, और इसमें इन्होंने किसके किसके बीच में रिलेशन बताया? एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में, टेम्परेचर के बीच में, और जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है। जब इन्होंने रिलेशन देखा तो रिलेशन में इन्होंने ये पाया कि वो हमारा टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। और उसी फैक्टर्स को इन्होंने एक्सपोनेंशियल फैक्टर के फॉर्म पे यहाँ पे क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया और हमको इक्वेशन दे दिया एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, के आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मतलब आरटी यहाँ पर हमको क्या बता रहा है? टेम्परेचर के रिलेशन को क्वांटिटेटिवली हमको एक्सप्लेन करना है तो उस इक्वेशन में हमको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में इन्होंने ये देखा कि अदर फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे हैं, जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे इन्होंने क्या किया? ले लिया, और उस बेसिस पे इन्होंने अपना एक इक्वेशन दे दिया जिसको हम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी के फॉर्म पे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं बस। और ओके मैम, हो गया बस। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।